हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अबाउट ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता क्या है। हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे इस स्ट्रेटेजी का इन अ बेट सिनेरियो, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट रिस्क ऑफ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है गाइस, तो अगर कोई बंदा ऑप्शन व्हील कर भी रहा है अभी तो उसको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए समझने के लिए कि इसमें कंप्लीट रिस्क होते क्या है, कैसे मिटिगेट किया जाता है, वो सारी चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग, लीवरेज या एक्सपोजर हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए ओडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। ओडब्ल्यूएस मतलब ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। तो इन सारे टॉपिक्स के अंदर आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमको देखना है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता क्या है। व्हाट इज ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, राइट। तो देखो, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है, बेसिक हमको एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। एक स्ट्रेटेजी है जो कि 4 स्टेप में होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और हम इसको कैसे करेंगे मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं। अगर कोई बिगनर भी है जिसको नहीं पता ऑप्शन व्हील क्या होता है तो वो इजिली समझ जाएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, हम सबसे पहले एक कैश सिक्योर्ड पुट सेल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं सेल, हम करते हैं एक पुट ऑप्शन को, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीमियम कमा रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्रीमियम कमा रहे हैं, अर्निंग प्रीमियम, ठीक है। हमने एक पुट ऑप्शन सेल कर दी। अब अगर हम एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं किसी भी स्टॉक में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके चलता हूं, हम बात कर लेते हैं रिलायंस की, ठीक है। मान लीजिए रिलायंस चल रहा है अभी 1500 रुपए के आसपास, और मैं मानता हूं मानो आपने 1480 का पुट ऑप्शन बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। आपने 1480 का पुट ऑप्शन 20 रुपए के रेट पे मानो आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, या तो ये पुट ऑप्शन 0 हो जाएगा, या तो ये पुट ऑप्शन बढ़ जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दो ही सिनेरियो है। तो अगर तो ये पुट ऑप्शन 0 हो गया तो क्या होगा, देन यू विल रिपीट दिस प्रोसेस, ठीक है। अगर वो पुट ऑप्शन 0 हो गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, फिर आप नेक्स्ट मंथ आओ, फिर आप वापस से कोई पुट ऑप्शन बेच दो उस समय के एलटीपी के हिसाब से, ठीक है ना। अगर वो 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, मान लेते हैं वो 0 नहीं हुआ, मान लेते हैं कि ये पुट ऑप्शन जो था मार्केट 1500 की बजाय 1450 पे आ गई। तो अगर 1450 पे आ गई इसका मतलब क्या है, 1480 का पुट ऑप्शन कहां एक्सपायर होगा, 30 रुपए पे एक्सपायर होगा, तो यहां पे हमको लॉस होगा 10 पॉइंट्स का। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम बाय कर लेंगे स्टॉक को एट अ डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। जो पहले 1500 पे चल रहा था अब हम उसे 1450 पे क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे रिलायंस का शेयर, ठीक है। हमने यहां पे क्या करा, रिलायंस का शेयर बाय कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपनी कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल मतलब सेल कॉल ऑप्शंस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर से हमें प्रीमियम की कमाई होने लगेगी। जब हम कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो क्या होता है, हमको प्रीमियम मिलता है, राइट। जब भी हम ऑप्शन बेचते हैं हम प्रीमियम कमाते हैं, ओके। तो जैसे ही आप कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो आपका क्या होगा, इसके बाद मानो आपने 1450 पे बाय कर लिया, फिर से मानिए आपने उसके बाद क्या किया, फिर आपने 1500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये प्रीमियम आपने फिर से कमाया। अब इसके बाद क्या होगा, या तो ये कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा, है ना, या फिर उस कॉल ऑप्शन में लॉस होगा। तो अगर वो 0 हो गया तो कोई बात नहीं, मानिए 1500 पे 0 हो गया, अगले महीने फिर आप 500 का बेचो, फिर वो 0 होगा, फिर आप बेचते रहो, ऐसे आप कॉल बेचते रहोगे। अगर वो 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए कि आपने 500 का कॉल ऑप्शन बेचा था और मार्केट आ गई 1550, तो ये कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5 वाला 50 हो जाएगा, तो आपको लॉस हो रहा होगा, बट कोई इश्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो शेयर रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने इस कॉल ऑप्शन को भी काटेंगे और अपने इन शेयर्स को सेल कर देंगे एट अ हायर रेट, राइट। तो होगा क्या, जो हमने यहाँ पे बाय किए थे 1450 पे, उनको हम यहाँ 1550 पे सेल करेंगे और अपनी कॉल पुट में जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम एग्जिट कर लेंगे और पूरी ट्रेड से बाहर निकल आएंगे। और इस पूरे जो सिनेरियो में हमको प्रॉफिट हुआ होगा, इस पूरे सिनेरियो में जो हमको प्रॉफिट हुआ होगा वो होता है हमारा एक व्हील का प्रॉफिट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने उसको वापस हायर पे बेच दिया, फिर से हम इस प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे और फिर हम वापस से एक कैश सिक्योर्ड पुट बेच देंगे। समझ में आया, यही है बेसिक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। आपने पुट बेचा, प्रीमियम कमाया, या फिर आपने स्टॉक डिस्काउंट पे बाय कर लिया होगा, डिस्काउंट पे बाय करोगे, कॉल बेचोगे, प्रीमियम कमाओगे, या तो स्टॉक अपने हाई रेट पे सेल कर दोगे, फिर इसको वापस पुट बेचोगे, फिर स्टॉक उठाओगे,
फिर कॉल बेचोगे, हायर रेट पे सेल करोगे, यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं व्हील। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, सर्कल में आप बस प्रोसेस रिपीट करते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बाय लो सेल हाई करते रहते हैं और वेटिंग का सारा प्रीमियम अपना हम लोग कमाते रहते हैं, जिसको बोला जाता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ये बड़ा इजी। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए कि ऑप्शन व्हील काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो एक हम चलते हैं लाइव एग्जांपल में, रिलायंस की बात कर लेते हैं और हम ऐसा करेंगे, टाइम एक ऐसा चूज करेंगे रिलायंस के लिए जहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो जो रिलायंस का, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, अभी हाल ही का पीरियड देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये हमारे पास रिलायंस में एक 12-13% का डाउनफॉल आया था, उसके बाद फिर वापस रिलायंस का शेयर चला, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट पे इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हुआ होगा अगर हम यहाँ पे इस ट्रेड को करते हैं तो, राइट। सो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं ये कौन सा टाइम चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है, तो हम जून एक्सपायरी में एक ट्रेड बनाएंगे, है ना, नेक्स्ट मंथ के लिए हम चालू करते हैं। तो हम आ जाते हैं एक बार सिमुलेटर में और यहां पे हम चलेंगे रिलायंस, राइट। ओके, स्ट्रेटेजी सिमुलेटर, है ना, और रिलायंस, ठीक है। हम चलते हैं 2025 जून की एक्सपायरी, 26 जून को है, 26 जून की एक्सपायरी, एंड ऑफ द डे। तो एक्सपायरी हो गई है, हम एंड ऑफ डे से 15 मिनट पहले आ जाते हैं, राइट। अब क्या होगा देखो, हमने क्या किया, ये तो एक्सपायरी वाला दिन है, हम अगली एक्सपायरी में जाएंगे 31 जुलाई। मार्केट चल रहा है 1500। अब पुट बहुत सारे हैं, कौन सा बेचें? तो देखो हर किसी का अपना चॉइस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो एट द मनी बेचते हैं, पुट भी एट द मनी ही बेचते हैं, कॉल्स भी वो एट द मनी ही बेचते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूं थोड़ा सा ओटीएम जाके काम करने का। क्यों? एक चीज समझो, यहां पे क्या है ना, दो तरीके हैं पैसा कमाने के इस स्ट्रेटेजी में। नंबर 1 कि आप कहो कि सिर्फ भैया मुझे सिर्फ प्रीमियम कमाना है, मैं तो सिर्फ प्रीमियम कमाने वाला हूं, प्रीमियम कमाते रहूंगा, मुझे स्टॉक जो मैं डिस्काउंट रेट पे और हायर रेट वाला खेल नहीं करना, मेरे को बस प्रीमियम कमाते रहने हैं, स्टॉक तो मैं लूंगा उसी रेट पे बेच दूंगा तो भी चलेगा। दूसरे बंदे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार प्रीमियम से थोड़ी सी कमाई हो जाए और स्टॉक से भी थोड़ी सी कमाई हो जाए। और तीसरे बंदे होते हैं, वो कहते हैं प्रीमियम से थोड़ी कम कमाई हो तो चलेगा, मैक्सिमम कमाई मुझे स्टॉक से करनी है। तो मैं थर्ड कैटेगरी में आता हूं कि मुझे मैक्सिमम कमाई अपने स्टॉक से करनी होती है, क्योंकि वहां पे बड़े मूव होते हैं, वो मुझे कमाना होता है। बट जिसको जो प्रेफरेबल हो वो कर सकता है। अगर आपका ऑप्शंस में ज्यादा रुचि है तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मैं करीब के ऑप्शन बेचूंगा, तो आप क्या करेंगे, आप 1490 बेच देंगे, या फिर आप 1500 का ही पुट ऑप्शन डायरेक्टली बेच सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं थोड़ा सा ओटीएम रहना। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे स्टॉक खरीदना है और ऊपर स्टॉक को बेचना है, ठीक है। हम एग्जाम मैं मान रहा हूं 1% का, तो मैं 1% प्रीमियम कलेक्शन करता हूं। अच्छा, अब ये 1% का क्या हिसाब किताब है, तो वो ऐसे निकलता है, या तो आप सिंपल एलटीपी पे निकाल सकते हैं कि 1500 का 1% 15, डायरेक्टली आप 15 वाला प्रीमियम बेच दो। और वैसे अगर इसको थोड़ा समझे तो इसका मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूं कि स्टॉक की जो टोटल वैल्यू है ना, यानी कि 1500 का स्टॉक है, 500 इसका लॉट साइज है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.5 लाख। तो 7.5 लाख का इसका लॉट वैल्यू है, यानी कि अगर मैं एक लॉट रिलायंस कैश में बाय करूंगा तो 7.5 लाख रुपए मेरे लगेंगे। उसका मुझे 1% कमाने पे मिल जाए आज, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी करने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट में, जहां पे मैंने रिस्क वाली चीजें समझाई है। तो 7.5 लाख रुपए होने चाहिए तो आप ये काम करेंगे, और 7.5 लाख रुपए अगर है तो वो बॉन्ड में होंगे, तो आधा % तो वो कमा के ला ही रहे हैं। मैं अगर 1% यहां से और कमा लूं तो मेरा 1.5% का मुझे मिल जाएगा पर मंथ, अगर स्टॉक नीचे नहीं भी गिरा तो, राइट। और इसमें मार्जिन कितना लगना है, मार्जिन तो इसमें सिर्फ 1 लाख रुपीज के आसपास का ही लगना है, राइट। ये भी कम लगता है आई गेस, ठीक है ना, मार्जिन आपका इसमें बहुत कम लगता है, तो पूरा मार्जिन पड़ा ही रहता है। आप और भी स्ट्रेटजीज कर सकते हो, ठीक है ना। बस हम रिस्क के पर्सपेक्टिव से मैं आपको पूरे लॉट का वैल्यू बता रहा हूं कि 7.5 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए ये सब करने के लिए, ठीक है। उसका मैंने 1% यहाँ पे कर लिया। ये पुट ऑप्शन आपने बेची, अब आप चले गए नेक्स्ट डे, मतलब अब आप आएंगे सीधा एक्सपायरी में, क्योंकि हमें इससे तो मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है क्या नहीं कर रही है। हम सीधा आ जाएंगे 31 जुलाई, 31 जुलाई, ओके, एंड ऑफ द डे, राइट। तो हुआ क्या, स्टॉक गिर गया, यानी कि हमारा पुट ऑप्शन चैलेंज हो गया, हमको स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, हमें स्टॉक बाय करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो
यहां पे हमारा लॉस आ रहा है लगभग 23-24 हजार का, हम इसको बुक कर लेंगे। 1450 का रेट था हमारे पुट ऑप्शन का, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। मैं यहां पे कैश में बाय कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने 1391 पे बाइंग किया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने स्टॉक खरीद लिया तो उसके बाद मैं अगले महीने की, क्योंकि ये तो एक्सपायरी हो गया, अगले महीने में 1450 मैंने पुट ऑप्शन बेचा था, जो मुझे ध्यान है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम कॉल बेचना चालू करेंगे। बट कहां की कॉल, आपको वापस से, जब मैं बेच रहा था 1500 पे, तो मैंने 1450 बेचा था, यानी कि लगभग 3% नीचे की मैंने पुट बेची थी। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं उतना ही ऊपर आके कॉल बेचूं, तो मैं यहाँ पे 1500 की कॉल बेचना प्रेफर करूंगा, ठीक है ना। तो मानिए मैंने 1500 की कॉल बेची, अब क्या होगा, आपको 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब आप आ गए सीधा अगली एक्सपायरी 28 अगस्त, एंड ऑफ द डे, ये कॉल ऑप्शन आपका 0 हो गया। अब मैं 1500 की कॉल ऑप्शन बेचता रहूंगा जब तक कि मेरा जो स्टॉक है ये 1500 के रेट पे नहीं आता, ठीक है। अब मुझे यहां से प्रॉफिट कमाना है। अब ये महीना एक्सपायर हो गया, मैं सितंबर में आ गया, सितंबर में 1500 मैंने फिर से बेचा, मेरे को 6 पॉइंट मिल रहे हैं। सितंबर की एक्सपायरी में मैं आ गया, एंड ऑफ द डे फिर से 0 हो गया, मैं एग्जिट करूंगा। अब मैं अक्टूबर की एक्सपायरी में आऊंगा, 1500, मुझे बहुत कम प्रीमियम मिल रहा है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ये बेच सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो अगले मंथ आ सकते हो, बट सिंपलिसिटी के लिए मैं कहता हूँ चलो मैंने यहीं पे बेचा अभी, है ना, मैंने फिर से 1500 बेचा। और अब मैं आ गया अक्टूबर 28, एंड ऑफ द डे, राइट। तो देखो क्या हुआ, 1490 पे आपका स्टॉक आ गया है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। आपने इसको एग्जिट किया, आपने फिर से उठाया, और अब आप आ गए नवंबर में। 1500 पे आपने बेचना था, 1500 का आपने कॉल सेल कर दिया, राइट। हाँ, अब आप चले गए नवंबर की एक्सपायरी में, क्या हुआ, ओके, तो नवंबर की एक्सपायरी 25 नवंबर की थी, तो इसमें हम आ जाते हैं एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन देखो क्या हुआ, 39 हो गया, यानी कि इस ऑप्शन में अब आपको कॉल में लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है। अब मैंने इसको एग्जिट किया, और उस दिन जिस दिन कॉल पे एक्सपायरी मेरी हो गई, मैं उस दिन अपनी कॉल भी एग्जिट कर दूंगा। अब जब आप देखेंगे ओवरऑल, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 51,000 रुपीज का। कितना प्रॉफिट हो गया, 51,000 रुपीज का। तो जो ये पूरा व्हील चला मेरा, पहले मैंने पुट बेची, पुट में जब लॉस आया मैंने शेयर खरीद लिए, शेयर खरीदने के बाद मैं कॉल बेचता रहा, तब तक बेचता रहा जब तक कि मेरी वो कॉल इन द मनी नहीं हो गई। जैसे ही वो कॉल इन द मनी हुई, मैंने अपने शेयर भी बेचे, मैं बाहर निकल आया। बेसिक पुट का मतलब होता ही है, पुट सेल करने का मतलब होता है कि आप शेयर को डिलीवरी लेना चाहते हो, कॉल सेल करने का मतलब ये होता है कि आप शेयर की डिलीवरी देना चाहते हो उस रेट पे। जब हमने 1450 पे शेयर पुट बेचा था, तो इसका मतलब था कि हम 1450 पे डिलीवरी ले रहे हैं। 1500 का कॉल बेचने का मतलब ये था कि हम 1500 पे डिलीवरी दे रहे हैं अपने शेयर की, वो हमने कर दिया है ना। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमने यहाँ पे लगभग 50,000 का प्रॉफिट बुक किया, है ना। हम मान लेते हैं भाई 1000 रुपए हमारे चार्जेस में चले गए, ठीक है। मोटा मोटा हमने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। अगर हम कैलकुलेट करें रिटर्न्स को, तो रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो रिटर्न 2 तरीके से इसमें कैलकुलेट होती है। रिटर्न्स की हम बात करते हैं, देखिए मार्जिन की अगर आप बात करते हो, है ना, तो मार्जिन में देखो 2 तरीके हैं। आइदर यू विल बाय ऑन अ कैश, ठीक है, रिलायंस का शेयर आप कैश पे ले लो और आप अपने ऑप्शंस बेचते रहो, तो आपका मार्जिन कितना लग जाएगा, टोटल लिमिट आपकी कितनी लग जाएगी भाई, आपका लगभग 8 लाख का मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। बट कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं, जो मैं भी करता हूं, जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट वो बहुत अच्छा है करने के लिए, कि आप क्या कीजिए, आपके पास जो 8 लाख रुपए था वो तो चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए 7-8 लाख रुपए, तो ये आप अपना बॉन्ड में डाल दीजिए, वो आपको इंटरेस्ट देता रहता है, और फिर आप फ्यूचर पे काम करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर पे थोड़ा सा प्रीमियम लगता है जब आप फ्यूचर बाय करते हो, बट फ्यूचर में क्या है, चार्जेस कम लगेंगे, आराम से आप रोल ओवर कर सकते हो, कोई इशू होता है नहीं, चार्जेस भी कम लगता है, मार्जिन भी बहुत कम लगता है। तो अगर आप फ्यूचर के साथ इस ट्रेड को करेंगे ना, तो 2 लाख का मार्जिन भी टोटल नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और अगर वहां पे आप 50,000 प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बड़ा अमाउंट है, बट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम हमेशा बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा कितना रिस्क था, हमने टोटल कैपिटल कितनी रखी थी, तो हमने रखी थी 8 लाख, जिसपे हमारा 50,000 का प्रॉफिट बुक हो गया, विच इज डिसेंट प्रॉफिट, विच इज अ गुड प्रॉफिट इन टाइम स्पेन ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर हमने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, विच इज अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। और मजे की बात क्या होती है ना, कि यहाँ पे आपका 6 लाख का मार्जिन फ्री भी रहेगा हमेशा। मान लिया आपके पास 8 लाख रुपए थे, आपने बॉन्ड पे डाल दिए
और आपने 2 लाख पे क्या आपका मार्जिन ब्लॉक रहेगा कॉल पुट बेचने का या फ्यूचर लेने का? आप ये ट्रेड मानी करते रहिए तो आपका 6 लाख का मार्जिन फ्री भी रहता है, तो आप उस पर कुछ और ट्रेड्स भी कर सकते हो, तो ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप मल्टीपल ऑप्शन व्हील चला सकते हो, वो सारे डिस्कशन फिर हम करेंगे मार्जिन मैनेजमेंट या और सारी चीजों में, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन व्हील है क्या और कैसे कैसे ये काम करता है। इसका हमने लाइव एग्जांपल देख लिया एक गंदे सिनेरियो में, अच्छे सिनेरियो में तो ये और बेटर काम करता है, राइट ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिस्क ऑफ व्हील स्ट्रेटेजी। अब ये हमें बहुत ध्यान से समझना है और सारी चीजें यहां पे आपको क्लियर भी हो जाएगी कि यार क्या क्या रिस्क इस स्ट्रेटेजी के हैं। देखो, सबसे पहला और जो सबसे मेजर रिस्क है ना इस स्ट्रेटेजी का, तो वो है भाई डाउन ट्रेंड का रिस्क। जैसे हमने अभी रिलायंस का एग्जांपल देखा था, अब कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि भाई वो स्ट्रेटेजी बस आपको मिल गई और बस होली ग्रेल हो गया, ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हर चीज में एक रिस्क होता है, उसी का आपको पैसा मिलता है। तो यहां पे एक रिस्क जो है वो क्या है, डाउन ट्रेंड रिस्क, यानी कि अगर स्टॉक क्रैश कर गया, ठीक है, मतलब अगर आपका स्टॉक क्रैश कर गया तो कई बार क्या होगा ना, आपको कई समय तक प्रीमियम नहीं मिलेगा। देखो, एक तो रिस्क वो होता है कि आपका स्टॉक ही जीरो हो गया, तो उस रिस्क से तो हम पहले ही बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि हमने काम ही ऐसी जगहों पे किया है, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में किया या टॉप 5 स्टॉक्स में किया, या जिसको कन्विक्शन नहीं आता वो खाली इंडेक्स में भी कर सकता है कि निफ्टी में करो, आपको पता है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाला है, तो आपने सिर्फ निफ्टी पे किया या आपने सिर्फ बैंक निफ्टी पे किया, राइट। तो वो वाला रिस्क तो खत्म हो गया आपका कि भाई स्ट्रेटेजी मतलब आपको मिलेगा ही नहीं कुछ, वो इम्पॉसिबल चीज हो गई। बट एक रिस्क क्या बचा कि अगर वो स्लो एंड स्टडी डाउन ट्रेंड में रहे बहुत टाइम से, 1.5 साल 2 साल तक अगर वो नीचे रह गया, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कॉल ऑप्शन में प्रीमियम नहीं मिलेगा। कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, और ये इसमें एक वन ऑफ द बिग रिस्क होता है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है छोटा सा कि आप ट्राई कर सकते हो कहां, थोड़ा फार मंथ में जाने की। मानिए अगर आपके पास रिलायंस का स्टॉक है और प्रीमियम आपको कॉल पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, आप ट्राई करो अगले महीने की कॉल देखने का या फिर उसके अगले महीने की कॉल देखने का, वहां भी नहीं मिल रहा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका इसमें एक रिस्क है, ठीक है। नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन रिस्क, जिसकी हमने अभी जस्ट बात करी थी। स्टॉक सिलेक्शन रिस्क का क्या मतलब है, अगर आपने गलत स्टॉक पिक कर लिया ना तो आप गए। मानो आपने यस बैंक पिक कर लिया होता इसमें, तो आपका वो कैपिटल चले जाना था, राइट ना। तो इसीलिए मैंने क्या बताया, ट्राई करो आप कि लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप जो होते हैं, जो ब्लू चिप्स में आ जाते हैं ना, बिल्कुल लार्ज कैप के भी जो बाप टाइप के हैं, कि आप रिलायंस एचडीएफसी में बैठ गए या आप टॉप 5 लेके बैठ गए, या ऐसे निफ्टी के स्टॉक जो निफ्टी में आज तक जब से निफ्टी है तब से लेके आज तक है, कोई भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हो, ठीक है। या निफ्टी टॉप 10 एक इंडेक्स है, आप उस इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो कि वो जो स्टॉक उस इंडेक्स में रहेंगे मैं उन्हीं में करता रहूंगा, जो स्टॉक उस इंडेक्स से बाहर जाएंगे मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लेते हैं कि आप निफ्टी टॉप 5 स्टॉक में ये काम करते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि मान लेते हैं रिलायंस, एचडीएफसी, बहुत ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टीसीएस, एयरटेल और आईसीआईसीआई, ठीक है। मान लेते हैं मैं कि ये 5 स्टॉक है आपके और ये निफ्टी टॉप 5 कोई आपने इंडेक्स बनाया मार्केट कैप वाइज, उनको आप ट्रैक करके ये काम कर रहे हैं। अब आपने इन 5 में व्हील चला रखा है, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे आपने देखा कि यार टीसीएस जो है ना वो बहुत टाइम से नीचे है, और अब हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है, आपको पता हो अगर, है ना, इंडेक्सेस की। आपने देखा कि यार 1.5 साल बाद टीसीएस इस टॉप 5 में से बाहर निकाल दिया गया, निफ्टी टॉप 5 में से टीसीएस को बाहर निकाल दिया गया, और वहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं वहां पे आईटीसी आ गया, जस्ट फॉर अ एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं टीसीएस बाहर गया और आईटीसी ने एंट्री मार ली, और अब टीसीएस में जो आपके पास आपके पास कैश में पड़ा होगा टीसीएस, कुछ कॉलें आपने बेची होंगी। अब होगा क्या, हो सकता है कैश में आपका लॉस चल रहा हो, एग्जांपल लेते हैं मानो 70,000 का आपका कैश में लॉस चल रहा है, ठीक है, टीसीएस की पोजीशन में। आपने कॉल पुट बेच के थोड़ा बहुत कमाया होगा स्टार्टिंग में, जो कमाया कोई बात नहीं। मान लेते हैं कैश में आपका 70,000 का स्टॉक पे लॉस चल रहा है और आपका टीसीएस में एक्सपोजर था 7 लाख रुपए का, फॉर एन एग्जांपल।
और अब आपको पता चला कल को टीसीएस निकल के आईटीसी आने वाला है, तो आप क्या करेंगे ना, आप इस लॉस को बुक करेंगे, टीसीएस में से एग्जिट मारेंगे और उतने ही अमाउंट का आईटीसी का स्टॉक बाय कर लेंगे और आईटीसी का कॉल बेचना चालू कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका 70,000 का लॉस था, आपने 7 लाख का आईटीसी बाय करा, तो 70,000 आपको वहां से कमाने हैं, यानी 10% ऊपर, तो 10% ऊपर जाके फिर आप कॉल में बेचना चालू कर दोगे आईटीसी में। बेसिकली आपने क्या किया, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, कि आप ऊपर का पोर्टफोलियो जो आप ट्रैक करते थे वो उसमें कुछ रीबैलेंसिंग हुआ, तो आपने अपना भी पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर दिया और आपने वो स्टॉक्स चेंज कर लिए। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा उसी पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे जो आप ट्रैक करते हो। तो ऐसे बड़ी बड़ी कैपिटल अगर होती है ना, तो मल्टीपल पोर्टफोलियोज होते हैं जो आप ट्रैक कर सकते हो। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स का भी करते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको, अगर आपको खुद से सिलेक्शन करना नहीं आता तो आप किसी इंडेक्स को ट्रैक करके भी इस चीज को कर सकते हो। कुछ लोग पूरा निफ्टी 50 भी ट्रैक करते हैं, 50 के 50 स्टॉक्स में ये काम करते हैं, ठीक है। थर्ड रिस्क, अब देखो इसमें एक रिस्क और है इस स्ट्रेटेजी का, वो क्या है, वो है आपका अपॉर्चुनिटी लॉस, है ना, अपॉर्चुनिटी लॉस। अब मैं रिस्क भी समझा रहा हूं और मैं आपको ये भी समझा रहा हूं उनके निवारण क्या है ना, कि उनको सॉल्व कैसे करना है। अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है, जब भी आप कवर्ड कॉल बेचते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने रिलायंस को लिया था 1450 पे, आपने 1500 का कॉल बेचा और स्टॉक रॉकेट हो गया, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, राइट ना, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड है। अब ये जरूरी नहीं कि रिस्क हो, बट एक वो है कि हाँ भाई आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। स्टॉक तो 20% चला गया, लेकिन आपने सिर्फ 8% ही कमाया क्योंकि आपकी तो कॉल बिकी हुई थी ऊपर। तो ऐसी कंडीशंस पे आप क्या कर सकते हो, पहला तो है कि कुछ मत करो, डू नथिंग, क्योंकि एक ही स्टॉक पे आपका घर नहीं चल रहा, आपके पास तो पूरी बास्केट है भाई, आप 4-5 स्टॉक में ये काम कर रहे हो मानो, तो या 8-10 स्टॉक्स में कर रहे हो, तो एक स्टॉक से कुछ नहीं हो रहा, एक चलेगा तो कोई कहीं गिरेगा भी, कोई और भी सही होगा, तो सब कुछ मिल के देखेंगे तो एट द एंड हम नॉर्मल ही हो जाएंगे। तो एक तो वो है। सेकेंड वे क्या होता है, सेकेंड वे होता है कि जब भी आप कॉल बेच रहे हैं या पुट बेच रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक थोड़ा सा फार ओटीएम को हेज कर दीजिए वहां पे। मैं ये नहीं करता हूं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको करना है तो वो कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक चल रहा है जैसे 1500, आपने 1480 का पुट ऑप्शन सेल किया, उस टाइम पे आप क्या करो, आप नीचे जाके 1400 का पुट ऑप्शन बाय भी कर लो, ठीक है। ये हो सकता है आपको 1 या 2 रुपए में मिल जाएगा, 2 रुपए मिल जाएगा, आप इसको बाय कर लो, या आपने मानो 1500 पे बेच दिया तो इसको आप बेचो, इसको आप बाय कर लो। सिमिलरली जब आप एक्वायर कर लो, मानो स्टॉक आपको ले लिया, अब आप मानिए कवर्ड कॉल करने जा रहे हैं, तो मानो आपने 1500 पे कॉल बेचा, तो आप ऊपर जाके 1600 का कॉल खरीद भी लो, है ना, ये चीज आप कर सकते हो। अब ये चीज किस टाइम पे नहीं हो पाएगी, जब मानो स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है, आपका 1500 का कॉल ही 1 रुपए में मिल रहा है ना, तो फिर आपको ये करने की नीड नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल इस कॉल को बेचो और बैठ जाओ, 1 ही रुपए कमाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कभी आप नियर द मनी चल रहे हो कि हाँ भाई 5-6% की रेंज में ही है स्टॉक, वहीं कॉल पुट बेच रहे हो, तो क्या करो, आप ट्राई करो कि आप हेज कर लो, ताकि अगर कोई बड़ा मूव आया तो आप उस केस में इन हेजेस से पैसा कमा जाओगे, यानी आपको वो वाला रिस्क नहीं आएगा कि भाई 20% भाग गया, इतना लंबा मूव आ गया और मैं तो बैठा का बैठा रह गया, मैंने तो उससे पैसा कमाया ही नहीं। ये वाला कोई रिस्क आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक जो रिस्क होता है जो कि हर जगह होता है, वो क्या है आपका भाई, ब्लैक स्वान रिस्क या क्रैश का रिस्क, है ना। आपने पुटें बेची थी या आपने स्टॉक की डिलीवरी ली हुई थी, कोविड आ गया, एक बड़ा इवेंट आ गया जो आपको सारी, मतलब आप मानो 8-10 स्टॉक में काम करते हो, 10 के 10 स्टॉक की डिलीवरी आ गई, सारे स्टॉक 30-30% नीचे गिर गए, कोविड आ गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, वो रिस्क आपका है। बट उससे बचने का सिंपल एक तरीका होता है, जब भी देखो, जब भी आपका पोर्टफोलियो बन जाए, इन द सेंस मान लीजिए आप 1 करोड़ पे काम कर रहे हैं, या हम मानते चलो आप 10 लाख पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम 10 लाख पे आप 2 ही स्टॉक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आपको आपका हो जाए कि यार भाई आपका एक्सपोजर, मतलब मानो आपने एक पुट बेची, दूसरी पुट बेची है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप हमेशा एक फार ओटीएम जो हमने यहां पे किया था ना, वो वाला काम करके चल सकते हो नॉर्मली भी, ताकि आप हमेशा इस वाले रिस्क से बचे रहो। अब ये भी जरूरी नहीं कि आप करो, बट अगर आपको डर लगता है इन वाली चीजों से तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। बट ये इसके मैंने आपको टोटल रिस्क समझाए, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। क्रैश का रिस्क हो सकता है या आपका अपॉर्चुनिटी लॉस का रिस्क हो सकता है। दोनों का क्या तरीका है कि भाई एक फार ओटीएम हेज रखो, आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। आपको हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क, मैंने बता दिया, खुद से सिलेक्शन के लिए मत जाओ, अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो, है ना।
कैपिटल छोटी है तो एक स्टॉक लगभग 7-8 लाख का होता है, 5-6 लाख का तो होता ही है। तो अगर आपकी कैपिटल 30 लाख है तो आपको 5 स्टॉक चाहिए, तो निफ्टी टॉप 5 में जा सकते हो, या फिर आप सीधा निफ्टी ही कर सकते हो क्योंकि निफ्टी का लॉट लगभग 16-17 लाख का है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड का रिस्क मैंने बताया, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा 4 मंथ ऑप्शन बेचने की। अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में तो ईयरली ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो वहां तक भी आप जा सकते हो। अगर जैसे लास्ट ईयर हो गया था कि मार्केट 1 साल तक वो काफी नीचे आ गई थी, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत 4 मंथ की जाके प्रीमियम बेच सकते हो, वहां आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल जाता है। अदरवाइज स्टॉक्स में अगर आप हैं और वहां पे नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टॉक आपके आ गए हो, कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये थे टोटल रिस्क ऑफ व्हील स्ट्रेटेजी। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल उसका, जो मैंने बताया था आपको, एक्सपोजर, लीवरेज, ठीक है, ये वाली चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पे क्या होता है ना, देखो एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर मतलब होता है भाई आपका कितना टोटल अमाउंट है जो कि डिप्लॉयड हो चुका है। जैसे कि मानिए आपके पास, आपने रिलायंस की पुट बेची है, आईसीआईसीआई की डिलीवरी ली हुई है, एचडीएफसी की पुट बेची है, टीसीएस की डिलीवरी ली हुई है, इन्फी की डिलीवरी ली हुई है, जस्ट इन केस, तो आपके पास 5 है, तो पांचों का आप क्या करेंगे ना, एलटीपी मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, मतलब जिस भी प्राइस पे वो चल रहे हैं उससे आप लॉट साइज मल्टीप्लाई करो। तो हो सकता है भाई 7.5 लाख का एक स्टॉक आया, एक स्टॉक 4 लाख का है, एक स्टॉक 5 लाख का है, ये भी 5 लाख का है, ये भी 5 लाख का एग्जाम्पल, तो ये कितने हो गए, 15 लाख, 4 लाख, कितना हो गया 19 लाख, और ये हो गया 7.5 लाख। तो ओवरऑल आपका एक्सपोजर लगभग 26.5 लाख का आपका एक्सपोजर है, ये कहलाता है एक्सपोजर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये काम कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। समझ में आया? तो अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप कभी बहुत बड़े रिस्क पर नहीं आने वाले, कभी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपका कंसिस्टेंट स्मॉल रिटर्न बनता रहेगा, ठीक है। अब लीवरेज में क्या होता है ना, कि कई बार क्या होता है ना, कि जरूरी नहीं कि अब 5 स्टॉक में काम करने के लिए अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो वो मुझे नहीं लगता 5 लाख से या 6 लाख से ऊपर की लगेगी। जो आपका मार्जिन लगेगा ना, अगर मानिए आप फ्यूचर बाय करके कर रहे हैं, आपने पूरा अपना 30 लाख 25-30 लाख बॉन्ड पे रख दिया, फिर आप ये सब फ्यूचर पे करते रहिए, तो भी वो सेम एज इक्वल टू है कि आप कैश रख के करें सारा काम, ठीक है। बॉन्ड में रख के बेनिफिट क्या होता है, बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना, इन आउट नहीं करना, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बनेगा, फ्यूचर्स में काम करते रहिए, सारा बिजनेस इनकम होगा, तो टैक्स इफिशिएंट होती है वो चीज, ठीक है। अब आपने क्या किया, मान लेते हैं कि भाई अब आपके पास कैपिटल तो है सिर्फ अब इतनी 26 लाख, लेकिन आपने इसी में 2 और स्टॉक आप कर रहे हैं कोई 5-5 लाख के, ठीक है ना। तो आप कैपिटल तो आपकी कितनी है 26 लाख, लेकिन आपका एक्सपोजर कितना हो गया, आपका एक्सपोजर हो गया मान लीजिए 35 लाख। तो इसका मतलब है कि भाई आप 10 लाख रुपए लीवरेज में चल रहे हैं, ठीक है, कि आपने थोड़ा सा लीवरेज लेकर रखा हुआ है, तो आप थोड़े से रिस्क पे हो, क्योंकि अगर मार्केट बहुत मतलब 80% गिर गया तो आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। ये एक पॉइंट होता है, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, जो कि लीवरेज क्या होता है क्या। तो जर्नली क्या प्रिफर किया जाता है, अगर आप सेबी का भी देखेंगे ना, जैसे एक हेज फंड कहते हैं ना हम, तो AIFs करके इंडिया में होते हैं, जो आप हेज फंड ही कह सकते हैं इनको, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इनको सेबी जो अलाउ करता है ना, वो आई गेस 3x लीवरेज तक अलाउ करता है, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं, बट 3x आई गेस अलाउ करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो आप 30 लाख का एक्सपोजर मैक्सिमम ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते। मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी भी 2x के ऊपर तो टच भी नहीं करना लीवरेज को। भाई आपके पास 25 लाख कैपिटल है, आपने 50 लाख का एक्सपोजर अगर टोटल हो गया, उसके बाद बिल्कुल भी आपको एक्सपोजर नहीं रखना है। और इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी लीवरेज मत रखो, तब तो आप सिर्फ 25 लाख से करो। जैसे जैसे आपको थोड़ा कन्विक्शन आने लगे, थोड़ी आपको पैसा बनने लगे, तो आप अपना लीवरेज 2x कर सकते हो। और जब भी आप 2x लीवरेज पे जाओ तो हेजिंग मस्ट है, उसके बाद आपको हेजिंग जरूर 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 करनी है। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि हेजिंग कैसे की जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 25 लाख की कैपिटल है, आपने 50 लाख का एक्सपोजर लेके काम कर लिया। अब आप क्या करेंगे उसके बाद, मान लीजिए 50 लाख में निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है ना, निफ्टी टॉप 10 आपने बाय करे हुए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में आपको पता ईयरली एक्सपायरीज भी होती है, तो 1 साल बाद की एक्सपायरी का दिसंबर में कोई एक पुट ऑप्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अभी 25 लाख पे कैपिटल में 50 लाख का काम करा, तो अब आप क्या करोगे, आप निफ्टी में आओगे, सीधा नेक्स्ट ईयर की एक्सपायरी में जाओगे दिसंबर 2026,
और कोई एक पुट ऑप्शन ऐसे देखो 25,000 का पुट ऑप्शन आपने 30,000 रुपए आपके लगेंगे, आप इसको बाय कर लीजिए ताकि अगर मार्केट क्रैक हो तो आपके एक्सपोजर के हिसाब से आप थोड़ा बच जाओ। आप इसको 1 या 2 लॉट अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ अब 2 लॉट आपने ले लिया तो आपका 50,000 रुपए लग जाएगा, लेकिन अगर कुछ हुआ उल्टा सीधा मार्केट पे तो आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा। मानो मार्केट गिरी भी उसके बाद तेजी से 15-20% या कोविड टाइप का कुछ सिनेरियो हुआ तो आपकी कैपिटल बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां आपको कुछ रिस्क आएगा, क्योंकि अगर आप हेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मार्केट 40-50% गिरी तो आपका तो पूरा वैल्यू खाली हो जाएगी। 50 लाख का एक्सपोजर था, मार्केट अगर 50% गिर गई तो 25 लाख का तो लॉस ही हो जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए हमको हमेशा अपना एक्सपोजर, लीवरेज, हेजेस ये सब समझ में आने चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़े और आपने जाके कल रिलायंस में ट्रेड बना दी, नहीं, क्योंकि वो 7 लाख का एक्सपोजर है। 2 लाख मतलब आप 3x 4x लीवरेज, 3.5x या 4x के आसपास कहीं जा रहे हो, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। 0.2 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके पास 4 लाख रुपए है तो ठीक है, मैं मानता हूँ आप 1 लॉट रिलायंस में काम कर सकते हो 2x लीवरेज के साथ, ठीक है, उसमें भी हेज रख के। तो ये था गाइस पूरा ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के बारे में। कोई भी डाउट हो इसके बारे में और डिटेल से कुछ चीज पूछनी हो तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हो। मैं इसको काफी टाइम से कर रहा हूँ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारा डेटा जो इसको लेके है ना वो मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा। आप मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बीइंग सिस्टम ट्रेडर के नाम से। निफ्टी का कुछ मेरे पास बैक टेस्टिंग का डेटा है, थोड़ा बहुत कुछ ये डेटा है कि भाई क्या जनरली प्रोबेबिलिटी रहती है एक्सपायरी में कितना % दूर का बेचना चाहिए, वो सब मैं इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको नीड हो तो आप यहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।